स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में संस्कृत के लगभग 70 से 80, 125 तक 130 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उसको देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ से आपके मैक्सिमम जो बहुविकल्पी प्रश्न है वहाँ से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आने की संभावना है। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे वो हमने प्रश्न पत्र को छांट करके हमने वहाँ पे प्रश्न दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के जो संस्कृत है 7वां पेपर की तैयारी में कुछ और क्वेश्चन का ऐड करते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा विश्व की कौन सी भाषा है? प्राचीनतम भाषा, नवीन भाषा, आधुनिक भाषा, समृद्ध भाषा, कौन सी भाषा है? तो आप सभी को पता है कि जो संस्कृत है भाषा विश्व की सबसे क्या है, प्राचीनतम भाषा है। सेकंड प्रश्न, प्रत्येक राष्ट्र की क्या अपनी निजी संस्कृति होती है, यानी कि कल्चर होती है, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति होती है, सार्वभौमिक संस्कृति होती है, सर्वकालिक संस्कृति होती है? तो क्या होती है? तो संपूर्ण राष्ट्र की क्या होती है, अपनी निजी संस्कृति होती है। ठीक है, अपनी क्या होती है, अपनी हर एक देश की अलग अलग कल्चर होता है। प्रश्न नंबर थर्ड है, संस्कृत भाषा के अध्ययन से क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है, सांस्कृतिक लाभ होता है, प्राच्य साहित्य का ज्ञान होता है, यानी कि प्राच्य मतलब प्राचीन साहित्य का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत भाषा के अध्ययन से जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसका हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए, संस्कृत भाषा का प्राण है, क्या है? हिंदी भाषा, व्याकरण, संधि, अनुवाद। आप लोग बताएंगे अपने दिमाग में, उत्तर सोच लीजिए। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। संस्कृत भाषा का प्राण क्या है? व्याकरण है। बिना व्याकरण के संस्कृत भाषा नहीं समझ पाएंगे आप लोग। पांचवा, संस्कृत को अतिरिक्त राजभाषा बनाना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, चपलाकांत भट्टाचार्य का, आचार्य कृपलानी का? तो संस्कृत को अतिरिक्त राजभाषा बनाना चाहिए, ये किसने ये कहा था? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा आपका चपलाकांत भट्टाचार्य का। तो चपलाकांत भट्टाचार्य जी ने कहा था संस्कृत को अतिरिक्त राजभाषा बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, भारत के प्रत्येक प्रदेश में संस्कृत का पाठ्यक्रम एकीकृत है, ठीक है, अलग अलग है, समन्वित है, राष्ट्रीयकृत है? तो भारत के प्रत्येक प्रदेश में संस्कृत का जो सिलेबस है वो कैसा है? तो क्या है, अलग अलग है। हर एक राज्य में क्या है, संस्कृत का पाठ्यक्रम अलग अलग है। सातवां, संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है, संस्कृत टीचिंग के, संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने से क्या उद्देश्य होता है? ज्ञानात्मक होता है, सृजनात्मक होता है, रसात्मक होता है, यानी कि कोई हमें रस से आनंद की प्राप्ति होती है, या इन तीनों की प्राप्ति होती है? तो उपरयुक्त सभी लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सातवां देखिए, संस्कृत पढ़ने से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, सृजनात्मक होंगे, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपके अंदर, और रसात्मक और आपको आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहार परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान का, अभिग्रहण का, अभिव्यक्ति का, अभिरुचि का? तो 8वां का उत्तर क्या हो जाएगा? तो छात्र जो भी पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यानी कि अपने दिमाग में फिट कर लेगा, याद कर लेगा, ठीक है, अपने मेमोरी में फिट कर लेगा, तो वो छात्र का ये कौन सा व्यवहार है? ज्ञान का तो होगा नहीं, ठीक, अभिग्रहण का भी नहीं होगा, अभिव्यक्ति का भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति क्या होता है? भावों विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन जो भी श्लोकों को कंठाग्र करेगा तो ये छात्र का क्या है, जो पढ़ा हुआ है वो पहले से पढ़ चुका है, तो उसके अंदर क्या है, अभिरुचि है, ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसे कंठाग्र कर रहा है, कंठस्थ कर रहा है। 9वां क्या हो जाएगा? छात्र पढ़े हुए गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कर सकेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ठीक है, छात्र क्या करेगा, मान ली छात्र क्या संस्कृत का कोई गद्यांश पढ़ता है और उसे क्या करता है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता है, तो उसके अंदर कौन सा व्यवहार में परिवर्तन हुआ है? ज्ञान परिवर्तन हुआ है उसका, अभिरुचि का हुआ है, अभिव्यक्ति का हुआ है, कि अर्थ ग्रहण का हुआ है?
आपको पता है इंग्लिश का अगर आपको मीनिंग नहीं याद है तो आप लोग इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उसी प्रकार संस्कृत का शब्द और अर्थ नहीं याद है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि बच्चा क्या कर ले रहा है, ट्रांसलेट कर ले रहा है संस्कृत से हिंदी में। यानी कि बच्चे के अंदर क्या हुआ, अर्थ ग्रहण, यानी कि अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता उसके अंदर आ गई है। प्रश्न नंबर 10, छात्र दिए हुए संस्कृत के अनुच्छेद के मुख्य अध्ययन बिंदु निश्चित कर सकेगा। ठीक है, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। यानी कि मान लीजिए छात्र क्या कर रहा है, संस्कृत में जो भी आपको पैसेज दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है पढ़ने का, उसमें क्या मेन पॉइंट है, अगर उसको वो क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, तो छात्र के अंदर कौन सा गुण आ गया है। तो बताइए, ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, मौलिकता का कि अर्थग्रहण का। तो 10 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, छात्र क्या कर ले रहा है, अगर छात्र कोई भी अनुच्छेद है आर्टिकल उसमें से मेन पॉइंट छांट ले रहा है तो छात्र के अंदर क्या हुआ है, किस चीज़ का विकास हुआ है, तो वो अभिव्यक्ति का उसके अंदर विकास हो चुका है, तभी ना वो बता पा रहा है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपकी दृष्टि में संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने विषय में पारंगत, धर्मनिष्ठ, दर्शन में प्रवीण, कला एवं संस्कृति का ज्ञाता। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो अपनी दृष्टि में संस्कृत अध्यापक को क्या होना चाहिए, अपने विषय में पारंगत रहना चाहिए, तभी वो संस्कृत को पढ़ा पाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, यानी कि लेसन प्लान बनाना चाहिए, या कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। तो एक कुशल जो होता है अध्यापक वो क्या करता है संस्कृत का। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा आपका सर्वप्रथम क्या करना है, लेसन प्लान बनाना है, तब जाकर के एक आप क्या होंगे, स्किल्ड संस्कृत के टीचर हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में सूत्र अपनाना चाहिए, यानी कि संस्कृत पढ़ाते समय जो प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक के बच्चों को या 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे। तो संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में सूत्र कौन सा अपनाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, यानी कि जो हमें ज्ञात है पहले ही क्या करते हैं, ज्ञात वाली चीज़ें बताएं, उसके बाद अज्ञात की ओर लेकर जाएं, पहले पूर्ण बताएं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बताएं। ठीक है, या तो पहले सरल बता दें, लास्ट में कठिन तक जाएं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा आपका सरल से कठिन की ओर। बच्चों को क्या करना है, छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को सरल से कठिन की ओर की शिक्षण सूत्र को अपनाना है, जिससे उन्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, संस्कृत की वार्षिक योजना में अध्यापन कार्य का विवरण होता है, प्रतिदिन का, सप्ताह का, 1 माह का, 12 माह का। तो संस्कृत की वार्षिक योजना में अध्यापन का क्या विवरण होता है, तो 14 का उत्तर आपका हो जाएगा 12 माह का। देखिए वार्षिक योजना दिया है तो 12 माह का होगा। प्रश्न नंबर 15, संस्कृत भाषा में पाठ होते हैं 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो संस्कृत भाषा में पाठ कितने प्रकार के होते हैं, तो 15 का उत्तर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के होते हैं। 16 देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र के अनुसरण करने से पाठ्य विषय। ठीक है, आपका जो पाठ्य है, जो टॉपिक है सब्जेक्ट का, अगर आप ज्ञात से यानी कि सबसे पहले ज्ञात जो भी आपको नोन है वो चीज़ें बता रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अननोन चीज़ों को आप निकाल रहे हैं, तो उसे क्या होगा, ध्रुव हो जाता है, एक अखंड इकाई बन जाता है, सरल हो जाता है, कठिन हो जाता है। आपको पता है अगर कोई चीज़ें बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताएंगे, यानी कि जो ज्ञात है उसके हिसाब से बताएंगे, तो बच्चे को समझने में क्या होगा, आप लोग बताइए। तो बच्चों को समझने में क्या होगा, एक अखंड इकाई बन जाएगा। ठीक है, पाठ्य विषय क्या होगा, एक अखंड इकाई बन जाता है। प्रश्न नंबर 17, योजना के अभाव में शिक्षण कार्य। ठीक है, अगर आप योजना नहीं बनाते हैं और बिना योजना के ही पढ़ाने लगते हैं तो क्या होगा, वो आपका टीचिंग उद्देश्यहीन होगा और रोचक होगा, रोचक होगा और रोचक और उद्देश्यहीन होता है। तो 17 का उत्तर आपका क्या होगा, 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए बिना योजना बनाए अगर आप पढ़ाते हैं तो क्या होगा, और रोचक होगा और उद्देश्यहीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या होगा, पाठ योजना का आधार छात्रों के क्या होगा, ज्ञान की जानकारी है, ज्ञान की पृष्ठभूमि, मानसिक स्तर उनकी रुचियों के अनुरूप होना चाहिए, आयु स्तर का है, मानसिक स्तर है।
तो पाठ्य योजना का आधार छात्रों के किस बेसिस पे होना चाहिए? तो ज्ञान की पृष्ठभूमि उनके अंदर क्या है और उनकी मानसिक स्तर क्या है, उनका आईक्यू लेवल क्या है और उनको किस सब्जेक्ट में और किस लेवल का इंटरेस्ट आता है, उनके रुचियों के अनुरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कक्षा को सत्र भर पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम, यानी कि पूरे साल पढ़ाया जाने वाला जो सिलेबस है, ठीक है, 1 वर्ष का बनाया जाता है। मासिक, साप्ताहिक और दैनिक इकाइयों में बांट लिया जाता है। दैनिक इकाइयों में बांट लिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूरे बच्चों को जो 1 साल का सिलेबस है आप कैसे पढ़ाएंगे? इस प्रश्न का उद्देश्य पूछने का कि पूरे साल का जो सिलेबस है आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। 4 ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के जो होगा मासिक, ठीक है, महीने पे डिवाइड कर लेंगे, और दैनिक है डेली और मासिक, साप्ताहिक यानी कि महीने का, सप्ताह का, और उसके बाद एक एक दिन का दैनिक इकाई में हम लोग बांट लेंगे कि एक दिन में क्या पढ़ाना है, फिर एक सप्ताह में क्या पढ़ाना है, फिर एक महीने में क्या पढ़ाना है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, पूरे वर्ष भर का सिलेबस हम लोग एक अच्छे तरीके से और टेंशन फ्री होके ख़त्म कर सकते हैं, सिलेबस पढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, पंच सिद्धांतिका के निर्माण करता है वराहमिहिर, चाणक्य, आर्यभट्ट, वात्स्यायन। तो पंच सिद्धांतिका के निर्माणकर्ता कौन है? तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा आपका पंच सिद्धांतिका के निर्माणकर्ता वराहमिहिर हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, भाषा विज्ञान अष्टाध्यायी, यानी कि भाषा के बारे में क्या क्या रूल रेगुलेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ों का सबसे पहला कौन से ग्रंथ ने वर्णन किया था? अष्टाध्यायी ने, निरुक्त ने, महाभाष्य ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? निरुक्त। तो भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ क्या है? निरुक्त है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, कामसूत्र के संकलन तथा संपादन करता है। तो कामसूत्र जो संकलन हुआ था वात्स्यायन का है, चाणक्य का है, कौटिल्य का है, वराहमिहिर का है। देखिए ये जो प्रश्न है ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके वनडे एग्जाम और फर्स्ट सेमेस्टर में पूछने की संभावना है। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आपका क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देखिए, कामसूत्र वात्स्यायन का क्या है? कामसूत्र के संकलन का बुक उन्होंने ही संपादित किया था, याद रखेंगे, वात्स्यायन जी। संगीत शास्त्र का अध्ययन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, संगीत शास्त्र का जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन से वेद में है? सामवेद में, आयुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सामवेद में। सामवेद में क्या है? संगीत शास्त्र का अध्ययन मिलता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से, संस्कृत भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। तो 24 का उत्तर क्या होगा? 24 का उत्तर हो जाएगा आपको पता है मोस्टली क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज से ही उत्पत्तियाँ हुई हैं। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, वर्तमान में प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का, ठीक है, निर्माण किन तत्वों पर आधारित है? 10 केंद्रित तत्वों पर, मुदालियर आयोग की सिफारिशों पर, कोठारी आयोग के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का उत्तर क्या होगा आप लोग बताएंगे? तो 10 केंद्रित तत्वों पर क्या है, ये डिपेंड है। तो वर्तमान में जो भी प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार होता है वो क्या होता है? 10 केंद्रित तत्वों पर होता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण श्रव्य है, ठीक है, यानी कि सुनने वाला है? टेलीविज़न, लिंगवा फोन, फ्लैश कार्ड, सिनेमा। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? लिंगवा फोन, ठीक है। तो श्रव्य उपकरण आपका लिंगवा फोन है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दृश्य है, यानी कि देखने वाला है, जो देखने का काम करता हो, मतलब दिखाने का काम करता हो, वीडियो वाला हो? सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। तो प्रश्न नंबर 27 का आप लोग बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा आपका फ्लैश कार्ड, ठीक है, दृश्य उपकरण है फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य दोनों है? टेलीविजन, चित्र, लिंगवा फोन, फ्लैश कार्ड। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? टेलीविजन। टेलीविजन हम लोग क्या करते हैं? सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो दृश्य श्रव्य हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 29 देखिए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत की मूल ध्वनियाँ थीं 53, 63, 73, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर क्या होगा? तो 29 का उत्तर हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, 63 यानी कि ऑप्शन नंबर वो। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत की में कितने ध्वनि थी? 63 ध्वनि थी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, चिन्ह के स्थान पर चिह्न का प्रयोग कौन सा दोष है? अशुद्ध आगम है, अशुद्ध वर्ण विपर्यय है, अशुद्ध मात्रा भेद है, अशुद्ध वर्ण लोप है, क्या है? तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा आपका अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। चिन्ह की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? ह, चिह्न कर दे रहे हैं। यहाँ पे ह पे हलंत रहेगा तब वो शुद्ध माना जाएगा। तो ये अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। प्रश्न नंबर 31, अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण है। अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो इसका प्रमुख कारण क्या है? वर्णों तथा शब्दों की ध्वनियों का, स्वर भंगता का ज्ञान न होने से, झिझक का, या आलस्य का। देखिए, तो वर्णों तथा शब्दों की ध्वनियों का, तो 31 का उत्तर क्या जाएगा? वर्णों तथा शब्दों की ध्वनि आपको नहीं आएगा, तभी क्या करेंगे? गलत उच्चारण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, वर्णों तथा शब्दों की ध्वनियों का। प्रश्न नंबर 32 देखिए, 6 संयुक्त रूप है, किसका है? क प्लस स का प्लस स का प्लस सा का, क प्लस सा का। तो क्षत्रिय वाला 6 किसका संयुक्त रूप था? तो 32 का उत्तर हो जाएगा आपका क प्लस स का, क प्लस स का, आधा स होगा। 33, ज्ञ संयुक्त व्यंजन का योग है। ज प्लस अ प्लस अ, ज प्लस अ प्लस अ, ज प्लस इ प्लस अ, ज प्लस अ प्लस इ। देखिए यहाँ पे हलंत नहीं दे रहा है तो गलत हो जा रहा है। तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? ज प्लस, देखिए देखिए ऑप्शन नंबर 100 होगा, ज प्लस इ प्लस अ होगा। प्रश्न नंबर 34, त्र वर्ण में संयोजन क्रम है। त्र को त और त्र में, आधा त प्लस र प्लस अ, आधा त र प्लस इ, आधा त प्लस र प्लस अ, त प्लस र प्लस अ। तो क्या होगा? इनकी ये किन तीन वर्डों से मिलकर बना है? देखिए 34 का उत्तर बताइए। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? आधा त प्लस र प्लस इ से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 35, अंतस्थ वर्ण है। स स स, य र ल व, ज ई अन अड़, क च ट र। क्या होगा? 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? य र ल व क्या है? अंतस्थ वर्ण है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, दीनता के स्वर में बोलना किस बात का लक्षण है? दोष का, गुण का, बुद्धि का, ज्ञान का। तो 36 का उत्तर आपका क्या होगा? 36 का उत्तर हो जाएगा अ। तो ऑप्शन नंबर अ ये दोष का है। प्रश्न नंबर 37, अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण किसने बताए हैं? पतंजलि ने, पाणिनि ने, चरक ने, वाल्मीकि ने। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर क्या होगा आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, पाणिनि ने। अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण किसने बताए हैं? तो पाणिनि ने बताए हैं। प्रश्न नंबर 38, उच्चारण के 14 दोष बताए हैं। देखिए, अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण पाणिनि ने और उच्चारण के 14 दोष आपके किसने बताए हैं? याज्ञवल्क्य ने कि पाणिनि ने, कि माघ ने, कि भारवी ने। तो 38 का उत्तर हो जाएगा आपका याज्ञवल्क्य ने। 14 दोष किसने बताए हैं? याज्ञवल्क्य ने बताए हैं। प्रश्न नंबर 39, निसंदेह ही लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व है, यानी कि एस्से राइटिंग का उतना ही महत्व है लेखन में जितना भाषण में सु उच्चारण का। यह वाक्य किसका है? महात्मा गांधी का, मांटेसरी का, डॉक्टर पांडेय का, पीडी पटनायक का। तो ये किसका कथन है? 39 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो ये पीडी पटनायक का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40, सुलेख का समाज में प्रभाव पड़ता है। अत्यंत, नीरस, सर्वाधिक, अधिक, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक। तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक।
प्रश्न नंबर 41 देखिए, अनुलिपि में क्या होता है? छात्र बोलता है, अध्यापक लिखता है। तो अनुलिपि में देखिए अध्यापक नहीं लिखता है, या अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है, या छात्र अभ्यास पुस्तिका से ऊपर की पंक्ति को देखकर नीचे के बिंदुओं को स्याह करता है। इनमें से कोई नहीं। तो 41 का उत्तर क्या जाएगा? जो अनुलिपि होता है उसमें छात्र क्या करता है? अभ्यास पुस्तिका से ऊपर की पंक्ति को देखकर नीचे के बिंदुओं को क्या करता है? स्याह करता है। प्रश्न नंबर 42 है, श्रुत लेख। सुनने के साथ लिखते जाना है, लिखने के बाद सुनना है, घर से लिखकर रचना लानी है, गृह कार्य है। तो प्रश्न नंबर 42 का उत्तर क्या जाएगा? श्रुत लेख यानी कि सुन करके लिखना है, सुनने के साथ लिखते जाना ही श्रुत लेख होता है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, वक्रोति काव्य जीवितम, यह वाक्य है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य कुंतक का, पंडित जगन्नाथ का, कविराज विश्वनाथ का। तो वक्रोति काव्य जीवितम यह वाक्य किसका है? तो 43 का उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य कुंतक का। प्रश्न नंबर 44 देखिए, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। तो काव्य प्रकाश पुस्तक कौन लिखे हैं? आचार्य कुंतक, आनंद वर्धनाचार्य, आचार्य मम्मट, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य प्रकाश किसने लिखा है? तो 44 का उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य मम्मट ने। ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा सही। ठीक है, आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 45, उष्ट्राणाम विवाहेतु गीतम गायन्ति गदर्भा, इस श्लोक में कर्ता कौन है? यानी कि सब्जेक्ट पूछ रहा है। ऊंट है, गाना है, गीत है, गधा है। तो प्रश्न नंबर 45 का बताएंगे उत्तर, उष्ट्राणाम विवाहेतु गीतम गायन्ति गदर्भा, इसमें गधा क्या है? आपका कर्ता है। प्रश्न नंबर 46, भाषाई त्रुटियां छुप नहीं पाती, यानी कि भाषा में जो भी त्रुटियां होती है वो छुपती नहीं। किसमें नहीं छुपती हैं? गद्य में, पद्य में, गद्य पद्य के पाठों में, इनमें से किसी में से नहीं। तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? गद्य में अगर आप गलत करेंगे तो तुरंत आपका भाषाई त्रुटियां पकड़ी जाती हैं, काव्य में पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। तो भाषाई त्रुटियां छुप नहीं पाती हैं, तो गद्य में नहीं छुप पाती हैं। प्रश्न नंबर 47, संस्कृत शिक्षण को दृश्य श्रव्य द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। यानी कि संस्कृत पढ़ाते समय ऑडियो विजुअल टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा? इंटरेस्टिंग बन जाएगा। यह सिद्धांत किसका है? स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का, सक्रियता का। तो ये किसका है? ये रोचकता का है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए, छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में, पद्य पाठों में, नाटक पाठों में, इनमें से किसी में नहीं। तो छंदोबद्धता होती है। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर क्या जाएगा? छंद से बधा होता है। ठीक है, रोला छंद, सोरठा छंद, दोहा छंद, ये जो छंद होता है क्या होता है? पद्य में ही तो पाया जाता है। जो पोएट्री वाला पार्ट होता है उसी पद्य में ही तो होता है, छंदों से परिपूर्ण। प्रश्न नंबर 49 देखिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम, यह शिक्षण का कौन सा सूत्र है? अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। यानी कि सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाए, उसके बाद नियम बताया जाए। तो ये प्रश्न नंबर 49 का उत्तर आप लोग बताएंगे तो क्या होगा? विशेष से सामान्य की ओर। तो पहले उदाहरण बता रहे हैं तो क्या करें? विशेष से सामान्य की ओर आप जा रहे हैं। स्पेसिफिक टू जनरल होता है। प्रश्न नंबर 50, नाटक शिक्षण द्वारा बालकों में विकास होता है। भाव प्रकाशन क्षमता का, लेखन की तीव्रता का, अध्ययन कौशल का, किसी का नहीं। बताएंगे प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर आपका हो जाएगा भाव प्रकाशन क्षमता का। यानी बच्चों के अंदर अगर आप नाटक करवाते हैं, रोल प्ले देते हैं तो क्या होगा? भाव प्रकाशन क्षमता का, यानी कि अपने विचारों भावों को क्या करने का? प्रकाश में लाने का वो उनके अंदर क्षमता का विकास होगा। प्रश्न नंबर 51, नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नाटक करवाने का क्या उद्देश्य होता है? संस्कृत लेखन का विकास करना, अभिनय कला का विकास करना,
चारित्रिक विकास करना या बुद्धि का विकास करना। तो बताएंगे क्या होगा। तो क्या होगा, नाटक से क्या होगा, बच्चों के अंदर अभिनय कला का, मनोरंजन करने की कला का विकास करना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। प्रश्न नंबर 52 देखिए, अवस्थानुकृति नाट्यम शब्द को कहा गया है। भास ने, दांडी ने, बाण ने, भरत मुनि ने। तो अवस्थानुकृति नाट्यम यानी कि अवस्था के अनुसार जो नाटक होता है, नाटक को क्या होता है, अवस्था के अनुसार। ये किसने कहा है। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो अवस्थानुकृति नाट्यम ये कहा है भरत मुनि जी ने। प्रश्न नंबर 53, मुद्राक्षस के प्रणेता हैं भवभूति, शूद्रक, विशाख दत्त, अश्वघोष। कौन है मुद्रा राक्षस के प्रणेता, कौन है। तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्राक्षस कौन लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, रत्नावली नाटिका के लेखक हैं भवभूति, कालिदास, हर्षचरित, राजशेखर। प्रश्न नंबर 54 का उत्तर क्या होगा, तो रत्नावली किसने लिखा है, हर्षचरित ने। रत्नावली हर्षचरित ने। प्रश्न नंबर 55 देखिए, व्याकरण भाषा का, व्याकरण क्या होता है, लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी। तो व्याकरण जो होता है भाषा का क्या होता है, अनुचर होता है, सहयोगी होता है, शासक होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 55 का उत्तर क्या होगा, देखिए बिना व्याकरण का कोई भी आप लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज का शासक माना जाता है व्याकरण, इसीलिए व्याकरण जरूरी है लैंग्वेज के लिए। प्रश्न नंबर 56, स्वजन का अर्थ है संबंधी, चांडाल, मरे हुए जन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 56 का उत्तर क्या होगा, तो स्वजन मतलब होता है चांडाल। यहाँ पे देखिए बड़ा सौ आधा में है, ठीक है, बड़ा सौ जो होता है आपका ये आधा दिया है, छोटा सौ नहीं है। स्वजन का अर्थ क्या होता है, चांडाल। प्रश्न नंबर 57, प्रारंभिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ाते समय कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, आगमन प्रणाली, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, बच्चों को उदाहरण बताएंगे। आगमन प्रणाली में क्या किया जाता है, उदाहरण ही बताया जाता है सबसे पहले, और बाद में नियम बताया जाता है। और निगमन प्रणाली में सबसे पहले क्या किया जाता है, निगमन किया जाता है, पूरे फार्मूले का निगमन किया जाता है और लास्ट में उदाहरण दिया जाता है। सूत्र प्रणाली यानी कि डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से पढ़ाने लगेंगे, या अव्याकृति प्रणाली, किसके माध्यम से प्राइमरी के बच्चों के लिए सटीक होगा। देखिए प्रश्न नंबर 57 का उत्तर क्या होगा, अव्याकृति प्रणाली। संस्कृत शिक्षण क्या होगा, अव्याकृति प्रणाली होगा। प्रश्न नंबर 58, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्रणाली है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली, सूत्र प्रणाली। तो प्रश्न नंबर 58 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आगमन और निगमन प्रणाली। वैसे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को आगमन प्रणाली में ज़्यादा उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 59, उच्च स्तरीय शिक्षा में संस्कृत व्याकरण की श्रेष्ठ प्रणाली है। तो प्राइमरी लेवल पे आपका आगमन हो गया, और माध्यमिक स्तर पे आपका क्या हो गया, आगमन और निगमन दोनों हो गया। और उच्च स्तरीय पे क्या होगा, आप देखिए सूत्र प्रणाली होगा, पुस्तकीय प्रणाली, आगमन प्रणाली की निगमन प्रणाली। तो 59 का उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 59 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सूत्र प्रणाली। तो जो हायर लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाता है संस्कृत क्या होता है, सूत्र प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 60 देखिए, संस्कृत की सर्वाधिक प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष विधि, परंपरागत या मौखिक विधि, या समवाय विधि। तो संस्कृत को सबसे पहले किस विधि से पढ़ाया जाता था, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी विधि क्या है, परंपरागत तरीके से और बोल के मौखिक ही, वैसे ही गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता था, उसी को परंपरागत या मौखिक विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रारंभ करता है डॉक्टर मेरिया, आचार्य पाणिनि, डॉक्टर भंडारकर, रामकृष्ण आचार्य। तो प्रश्न नंबर 61 का उत्तर क्या होगा, तो 61 का उत्तर आपका हो गया व्याकरण अनुवाद विधि डॉक्टर भंडारकर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 देखिए,
कौन सी विधि में संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन विधि में कि समवाय विधि में? तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जब अध्यापक क्या करते हैं, एक एक शब्द का कब वो अर्थ बताते हैं, जब वो व्याख्या करते हैं पूरे क्लास में, तो व्याख्या विधि में क्या करता है अध्यापक, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। प्रश्न नंबर 63 देखिए। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से जाइए और अपना तैयारी कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 63, संस्कृत शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें संस्कृत भाषा का ही शिक्षण करते समय आदान प्रदान अध्यापक तथा छात्रों को करना होता है? अनुवाद व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, उद्देश्य एवं मूल्यांकन विधि, हर्बर्टीय विधि। तो प्रश्न नंबर 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है, जिसमें संस्कृत भाषा का ही शिक्षण करते समय हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं डायरेक्ट मेथड में। प्रश्न नंबर 64, हर्बर्टीय विधि में कितने पद होते हैं? 1, 10, 4, 5। तो प्रश्न नंबर 64 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 64 का आपका उत्तर हो जाएगा 5। हर्बर्टी विधि में 5 पद होते हैं। प्रश्न नंबर 65 बताइए, वर्तमान में संस्कृत परीक्षाएं ली जाती हैं निबंधात्मक रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में, मौखिक रूप में, उपरोक्त सभी रूपों में? तो आपको पता है आजकल संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है कैसे होता है? तो संस्कृत का एग्ज़ाम कैसे होता है आप लोग बताइए। निबंध में होता ही है, MCQ में होता ही है, आप DELED में देखते ही हैं MCQ भी आता है और अति लघुत्तर भी आता है, लघुत्तर भी आता है, मौखिक रूप में भी होता है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी रूपों में होता है। प्रश्न नंबर 66 देखिए, ये शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है? अध्यापकों से, मूल्यांकन से, समाज से, प्रधानाचार्य से? तो प्रश्न नंबर 66 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 66 का उत्तर होगा बी, मूल्यांकन से। शिक्षण प्रक्रिया यानी कि क्लास कैसा चला है, बच्चे कितना समझे हैं, कितना पढ़े हैं, ये बच्चों के मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस हमारा सफल हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा मूल्यांकन से होगा, इवैल्यूएशन से होगा। प्रश्न नंबर 67 देखिए, रचना प्रवृत्ति जन्मजात मूल प्रवृत्ति है, यानी कि रचना प्रवृत्ति यानी कि किसी भी चीज़ का रचना करना, कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कोई भी किताब लिख देना, बुक लिख देना, कोई भी थ्योरी लिख देना, रचना कर देना, कविता लिख देना, गद्य लिख देना, नाटक लिख देना। तो मूल प्रवृत्ति है कि परिस्थिति जन्य प्रवृत्ति है कि दुष्प्रवृत्ति है कि सरल प्रवृत्ति है? तो 67 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए सबकी ये क्या है, रचना प्रवृत्ति जन्मजात नहीं, जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। प्रश्न नंबर 68, प्रबोधन प्रणाली में, प्रश्न नंबर 68 का उत्तर क्या होगा? प्रबोधन प्रणाली में शिक्षक मौखिक रूप से विषय से संबंधित संपूर्ण सामग्री बता देता है, शिक्षक वर्ग विषय के संबंध में विषय सामग्री को निकलवाते हैं, छात्र शिक्षक की देखरेख में विचार विमर्श करते हैं। बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 68 का उत्तर क्या होगा? तो प्रबोधन प्रणाली में क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, मौखिक रूप से विषय से संबंधित संपूर्ण सामग्री बता देता है, यानी कि प्रबोध, यानी कि देखिए प्र माने पहले, अबोध माने नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। तो पहले ही बोध करा देता है, यानी कि शिक्षक क्या करता है, पहले ही मौखिक रूप से यानी कि ओरली, मुख से ही बोल के क्या करता है, पूरा सब्जेक्ट, पूरा कंटेंट बता देता है प्रबोधन प्रणाली में। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 देखिए, रचना शिक्षण के लिए प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, चित्र प्रणाली, तर्क वितर्क प्रणाली, मंत्रणा प्रणाली? तो 69 का उत्तर क्या होगा? तो 69 का उत्तर हो जाएगा आपका चित्र प्रणाली। तो रचना शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या होगा? चित्र प्रणाली, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखिए, पत्र लिखते समय छोटों के लिए संबोधन शब्द प्रयुक्त होता है, स्वस्ति, शुभाशय, प्रणामः, नमस्कारः, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का उत्तर बताइए, प्रश्न नंबर 70 का।
तो जो छोटे बच्चों के लिए जो हम लोग संबोधन करते हैं, बड़ों के लिए तो हम लोग प्रणाम या नमस्कार करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्या करते हैं, स्वस्ति शुभाशय करते हैं। स्वस्ति शुभाशय याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 71, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहित पावक। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता से, श्री रामचरितमानस से, मनु स्मृति से, ऋग्वेद से। यानी कि नैनम छिंदन्ति, न ही इसको शस्त्र काट सकती है और न ही इसे आग जला सकती है। तो ये आत्मा के बारे में बात किया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 71 का उत्तर क्या हो जाएगा? 71 का उत्तर आपका हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता का ये क्या है, श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यह दो वचन किसके द्वारा कहे गए हैं? ठीक है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, चाणक्य द्वारा, महर्षि वेदव्यास द्वारा, विदुर द्वारा, महर्षि पराशर द्वारा। तो 72 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो 72 का उत्तर हो जाएगा आपका महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। यानी कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम किसने कहा है? महर्षि वेदव्यास द्वारा जी। प्रश्न नंबर 73, विद्यार्थी के कितने लक्षण स्मृति में बताए गए हैं? यानी कि मेमोरी में, स्मृति सॉरी, ये जो आपका जो स्मृति होती हैं, जैसे जिस प्रकार आपका वेद होता है उसी प्रकार स्मृति होता है। तो विद्यार्थी के कितने लक्षण स्मृति में बताए गए हैं? तो 73 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो 73 का उत्तर हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। चलिए हम ही बता देते हैं। तो 73 का उत्तर हो जाएगा आपका 5, काग चेष्टा वको ध्यानम, जो ऐसे होता है, ये वाला श्लोक है, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो पंचलक्षणम विद्यार्थी गुणम, ठीक है, जो 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के, ये स्मृति में बताए गए। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, पंचलक्षणम। प्रश्न नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य का सर्वाधिक एवं मुख्य शत्रु कौन है? तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य का सर्वाधिक एवं मुख्य शत्रु क्या है? क्रोध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखिए, 6 संयुक्त रूप है, क प्लस स का, क प्लस य का प्लस सा का, क प्लस सा का। तो प्रश्न नंबर 75 का उत्तर क्या हो जाएगा? आधा क और आधा स का। तो 36 वाला 6 किससे मिला है? आधा क और आधा मूर्धन्य स से मिल के बना है। प्रश्न नंबर 76 देखिए, ज्ञ संयुक्त व्यंजन का योग है। तो प्रश्न नंबर 76 का उत्तर बताएंगे आप लोग। तो 76 का उत्तर होगा आप चारों ऑप्शन में से प्रश्न नंबर 76। तो ज्ञ जो बना है किससे बना है? क प्लस इ प्लस अ से, ठीक है। ये देखिए आधा है, ये आधा इ। प्रश्न नंबर 77 देखिए, त्र शब्द बना है, त आधा त प्लस र प्लस अ से, आधा त र प्लस इ से, त प्लस र प्लस अ से, त प्लस र प्लस अ से। तो 77 का उत्तर क्या होगा बताएंगे आप लोग, ठीक है। 77 का उत्तर बताइए। तो प्रश्न नंबर 77 का आपका उत्तर हो जाएगा आधा त प्लस आधा र प्लस अ से। प्रश्न नंबर 78, अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण क्या है? य र ल व, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, युवावस्था संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो युवावस्था ये एक अवस्था की बात कर रहा है। तो 79 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो ये क्या है? गुण और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखिए, जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता, ठीक है, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला और अन्य का बोध हो वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 80 का उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए सबका क्या है? वक्ता, यानी कि बोलने वाले का, सुनने वाले का और सबका जो भी और अदर लोग हैं। तो ये क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है।
तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 बताएंगे, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 81 बताएंगे, तो ऋतु क्या है? बताइए, सबको क्या लग रहा होगा? ऋतु आपका स्त्रीलिंग लग रहा है ना, लेकिन ऋतु क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 82 देखिए, शरद शब्द का लिंग बताइए, जेंडर बताना है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है कि कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 82 का उत्तर क्या हो जाएगा? शरद। देखिए, बहुत से लड़कों का नाम शरद होता है, उससे आप लोग सोचेंगे शरद क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है। शरद क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 83 बताइए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध, देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय दे दिया है उसे कहते हैं, धातु कहते हैं, लकार कहते हैं, काल कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 83 उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन से काल में क्या कार्य हुआ है उसी का बोध होता है, तो हम उसे टेंस या काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 84, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लट लकार। तो प्रश्न नंबर 84 का उत्तर क्या हो जाएगा? भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 85, पूर्ण विराम का अर्थ है कोई कार्य न करना, वाक्य के पूर्ण होने पर रुकना, वाक्य के अपूर्ण होने पर रुकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर बताएंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर हो जाएगा आपका वाक्य के पूर्ण होने पर रुकना, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसे होता है और हिंदी में एक ऐसे होता है, एक खड़ी पाई। वाक्य के पूर्ण होने पर हम लोग क्या होता है उसी का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। प्रश्न नंबर 86, किसी कथन को विस्तार देने वाले किसी विवरण को प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है निर्देश चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, योजक चिन्ह। जब विवरण हम लोग दे ही रहे हैं तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे भाई? विवरण चिन्ह नहीं प्रयोग करेंगे। जो ऐसे होता है विवरण चिन्ह, देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक लाइन, ये वाला। प्रश्न नंबर 87, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। भानु प्लस दय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस दय, भानु प्लस उदयो। प्रश्न नंबर 87 का उत्तर बताएंगे आप लोग। तो 87 का उत्तर देखिए भानुदय, देखिए भानु प्लस उदय। प्रश्न नंबर 88, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषिय, महा प्लस ऋषि प्लस महा प्लस ऋषि। तो बताएंगे इन चारों में से कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो देखिए महर्षि क्या होगा? महा प्लस ऋषि, ऋषि के बाद विसर्ग है, ना कि महा के बाद विसर्ग होगा। प्रश्न नंबर 89, तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथा प्लस एव, तथे प्लस एव। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो 89 का उत्तर आप लोग बताएंगे और बताएंगे तथैव कौन सा संधि है। तथा प्लस ए ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए तथैव कौन सा संधि है। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है कि अयादि है। प्रश्न नंबर 90, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। यद्य प्लस अपि, यद्य प्लस पी, यद प्लस अपि, यदा प्लस अपि। तो प्रश्न नंबर 90 का उत्तर क्या होगा? यद्यप का संधि विच्छेद पूछ सकता है एग्जाम में, यद प्लस अपि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, नायक शब्द में संधि है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। तो प्रश्न नंबर 91 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? अयादि संध है। नायक क्या है? अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 92, जगदीश शब्द में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का उत्तर बताएंगे। 92 का उत्तर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। जगत प्लस ईश। प्रश्न नंबर 93, अहीन कुलम में समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। अहीन कुलम में कौन सा समास है? तो 93 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो 93 का उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास।
देखिए द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी हो गया, ठीक है, 5 वटों का समूह, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो ये अहिनकुलम द्विगु समास नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, और तत्पुरुष कहीं पे कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप ही नहीं हो रहा, तो तत्पुरुष तो होगा ही नहीं। अहिनकुलम क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी जिसके बीच में योजक चिन्ह होता है वो द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 94, गोहितम शब्द में समास है, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययी भाव, कौन सा समास है? तो 94 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो 94 का उत्तर बताइए। 94 का उत्तर क्या जाएगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 95, घनश्याम शब्द में समास है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास बहुब्रीहि समास। 95 का उत्तर बताइए आप लोग। तो घनश्याम क्या क्या हो जाएगा, कर्म धारय हो जाएगा। नाइन्टी सिक्स, त्रिनेत्र शब्द में समास है, देखिए किस शब्द में उसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि नंबर को डिनोट करता है, तत्पुरुष में कि कर्मधारय में कि द्विगु में कि अव्ययी भाव समास में। तो त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। आप लोग बताएंगे त्रिनेत्र किनको कहते हैं, तो 96 का उत्तर बताइए। तो त्रिनेत्र हम लोग कहते हैं द्विगु समास को। प्रश्न नंबर 97, समक्ष शब्द में समास है, कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 97 का उत्तर क्या होगा, तो समक्ष में आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। जहाँ पे अव्यय का बोध होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, जैसे यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में क्या है, शक्ति के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे यथा क्या है, अव्यय है, तो इसीलिए अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न नंबर 98, आलोक का पर्यायवाची शब्द है, चक्षु विभा तमह दहन, पर्यायवाची बताना है। देखिए आलोक मतलब प्रकाश, लाइट। तो 98 का उत्तर आप लोग बताएंगे, तो विभा हो जाएगा। 99 का, चातक का पर्यायवाची शब्द है, पयः सारंगः सरः केतुअः, क्या होगा, पय होगा, सारंग होगा, सरह होगा कि केतुआ होगा, चातक का। ये आप लोग पहली बार आई होप सुन रहे होंगे। तो 93 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए, सॉरी 99 का उत्तर क्या हो जाएगा, 99 का उत्तर हो जाएगा सारंगः। चातक का मतलब क्या हो जाएगा, सारंगः। प्रश्न नंबर 100, अज्ञः का विलोम शब्द होगा, बहुअः विरक्तः विज्ञः प्रकटः। तो प्रश्न नंबर 100, तो देखिए अज्ञ मतलब अज्ञ का क्या जाएगा, विज्ञ। प्रश्न नंबर 101, तमह का विलोम शब्द होगा, अधर्मः निषेध प्रकाशः सुलभ, क्या होगा, 101 का उत्तर बताइए। तो 101 का उत्तर हो जाएगा आपका तमह माने अंधकार, तो अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 100 में प्रकाश है, तो प्रकाश टिक मार देंगे। प्रश्न नंबर 102, प्रवृत्तियः का विलोम शब्द होगा, सृष्टि निवृत्ति सबलः भीरुवः। तो प्रवृत्ति 102 का बताएंगे आप लोग उत्तर। 102 का क्या हो जाएगा, निवृत्तियः, प्रवृत्तियः का क्या हो जाएगा, निवृत्तियः हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 बताइए, अधूरा कथन होता है, मुहावरा लोकोक्ति, मुहावरा एवं लोकोक्ति सभी। तो 103 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो अधूरा कथन क्या होता है, लोकोक्ति होता है, क्या होता है, अधूरा कथन। 104, वाक्य संयात योग्यताकांक्षी शक्ति पदाच्य, यह वाक्य है आचार्य विश्वनाथ का, दंडी का, पाणिनि का, पतंजलि का। तो किसका ये वाक्य है, तो 104 का उत्तर हो जाएगा आपका दंडी का, दंडी जी ने ये बताया था कि वाक्य संयात योग्यता आकांक्षी शक्ति पदाच्य, ये दंडी का कथन है। प्रश्न नंबर 105, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी रहें, यह वाक्य किस प्रकार का है, संकेतवाचक है, विस्मय बोधक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, इसमें क्या व्यक्त हो रहा है। तो 105 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसमें इच्छा की बात की गई है कि सभी लोग सुखी रहें, तो ये इच्छा से रिलेटेड है, कोई इच्छा कर रहा है कि सभी लोग सुखी रहें, इच्छावाचक हो जाएगा। 106,
क्रिया के आधार पर वाक्य होते हैं। ठीक है, वर्ब के आधार पे आप लोग बताना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 10 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो 106 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो क्रिया के आधार पर सेंटेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। 107 सप्तविंशत संस्कृत की संख्या है 63, 73, 37, 43। तो सप्तविंशत किसको कहते हैं? 107 का उत्तर बताएंगे। तो सप्तविंशत किसको कहते हैं? 63 को। 107 का क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर और 63। प्रश्न नंबर 108 संस्कृत में चतुर को कहते हैं चालाक, चतवारह, 40, इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्लेवर की बात कर रहा है, चालाक की। तो 108 का उत्तर बताइए। 108 का उत्तर क्या आ जाएगा? ना ना, यहाँ पे नंबर की बात हो रहा है, संख्या का बात हो रहा है। तो 108 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। चतुर को क्या कहते हैं? चतवारह माने 4। प्रश्न नंबर 109 ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उदगच्छति, अवगच्छति। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में हमने एनालिसिस करा हुआ है। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो 109 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऊपर जाता है कि लिए क्या? उदगच्छत, यानी कि उदगच्छत माने ऊपर जाना। 110 गिरता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। कौन सा वर्ब हम लोग प्रयोग करेंगे? गिरता है। नियतति, प्रयतति, प्रणपत, प्ररोहति। तो 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? गिरता है, तो नियतति हो जाएगा। 111 ऋग्वेद रचना है विभिन्न ऋषियों की, व्यास की, वाल्मीकि की, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद रचना किसकी है? 111 का उत्तर आप लोग बताइए। तो ऋग्वेद विभिन्न ऋषियों का द्वारा रचा गया है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 112 नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का समय है 700 ईस्वी, 900 ईस्वी, 600 ईस्वी, 400 ईस्वी। 112 का उत्तर आप लोग बताएंगे। 112 का उत्तर हो जाएगा आपका 600 ईस्वी। तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि साहब ने लिखा था वो 600 ईस्वी में लिखा था। 113 चंपू और नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं श्रीहर्ष, भारवी, अश्वघोष, कालिदास। चूँकि ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर नहीं होइएगा, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप 2x स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, बस आपको प्रश्न और उत्तर देखना है। तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो 113 का उत्तर क्या होगा? चंपू और नैषधीय चरितम, ये श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है। प्रश्न नंबर 114 अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कौन? कालिदास, अश्वघोष, श्रीहर्ष, भारवी। तो 114 का उत्तर बताइए आप लोग। तो 114 का उत्तर क्या जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न नंबर 115 ऋग्वेद की संख्याएं हैं 4, 5, 7, 3। तो प्रश्न नंबर 115 तो ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद में आपकी 5 शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 116 जिस छंद के प्रथम चरण में 12, तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो वह छंद कहलाता है। यानी कि 4 चरण होते हैं, जैसे एक चरण मान लीजिए, एक चरण ये, एक चरण ये, एक चरण ये। ठीक, तो मान लीजिए प्रथम चरण में 12 हो गया, तृतीय चरण में भी क्या हो गया? 12 हो गया, तृतीय चरण में भी 12 हो गया। ठीक है, द्वितीय चरण में 18, और चतुर्थ चरण में 15 हो गया। तो बताइए कौन सा छंद होगा? तो 116 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो ये किस छंद की बात हो रहा है? अनुष्टप छंद की बात हो रहा है। तो प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में भी 12 और चतुर्थ चरण में 15। ये अनुष्टप है, ये अनुष्टप छंद की बात हो रही है।
प्रश्न नंबर 117, जिस छंद के प्रथम चरण में क्रमशः 3 भगड़ तथा 2 गुरु होते हैं। ठीक है, चरण के अंत में यति होता है यानी कि विराम होता है, वह छंद कहलाता है। इंद्रवर्जा कहलाता है, उपेंद्रवर्जा कहलाता है, दोधक कहलाता है, शालिनी कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है? तो 117 का उत्तर हो जाएगा आपका दोधक कहलाता है। तो जिस छंद में प्रथम चरण में 3 भगड़, जगड़ भगड़ तगड़ सगड़, ये आप लोग पढ़ेंगे व्याकरण ही, संस्कृत व्याकरण, उसमें दिया रहता है, और 2 गुरु होते हैं यानी कि ये ऐसे होते हैं। इसको 2 गुरु मतलब इसको एस टाइप जो होता है इसको 2 मात्रा कहते हैं, इसका मतलब 2 मात्रा हुआ, इसका मतलब संस्कृत में 1 मात्रा हुआ। तो ठीक है, तो जहाँ पे 2 गुरु होंगे और 3 भगड़ होंगे। चरण के अंत में क्या होगा? विराम होगा यानी कि यति होगा, ठहराव होगा, तो वह छंद क्या कहलाएगा? तो 117 का उत्तर हो जाएगा आपका दोधक। दोधक छंद कहलाता है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 118, वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो जो वंशस्थ छंद है उसमें कितने चरण होते हैं बताएंगे आप लोग? 15 होते हैं, 12, 11, 10। तो 118 का उत्तर क्या हो जाएगा? 12। जो वंशस्थ छंद होते हैं उसके हर एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 119 देखिए, संस्कृत वर्णों का क्रम आधारित है। तो जो संस्कृत में आपके वर्णमाला हैं वो किस पे है? वैज्ञानिक पद्धति पे, अवैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, इनमें से कोई नहीं। तो 119 का उत्तर आपका हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति पे। ये सब क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। प्रश्न नंबर 120, अनुकरण विधि में अध्यापक लिखता है, क्या लिखता है? श्यामपट्ट पर लिखता है कि बच्चों के कागज पर, कि दीवार पे जाके लिखता है, कि कहीं पे नहीं लिखता है, या चुपचाप बैठा रहता है? 120 का उत्तर क्या होगा? तो अध्यापक क्या करते हैं? अनुकरण विधि में, इमिटेशन टेक्निक में, जो अनुकरण विधि, जो अनुकरण शिक्षण विधि है आपका, उसमें अध्यापक क्या करता है? श्यामपट्ट पर लिखता है और बच्चे श्यामपट्ट पे देख के उसे अपने कॉपी में लिखते हैं। उसी को अनुकरण विधि या नकल करना विधि कहते हैं, इमिटेशन विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 121, संस्कृत भाषा की होती है, क्या होती है? अपनी लय एवं ध्वनि होती है, लय एवं ताल होता है, तीव्र लय एवं तीव्र गति होता है, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा की अपनी क्या होती है? तो हर एक भाषा की अपनी क्या होती है? लय एवं ध्वनि दोनों पाई जाती है। प्रश्न नंबर 122, समवाय विधि में ध्यान नहीं रखा जाता है, आयु वर्ग का, समय का, व्यवहारिक विषयों का, इनमें से कोई नहीं। 122 का उत्तर बताइए। तो समवाय विधि में हम लोग आयु वर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं। प्रश्न नंबर 123, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि मुख से बोल के हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों भावों को, किस में? अनुकरण विधि में, ध्वनि साम्य विधि में, सुनो और बोलो विधि में, अभ्यास विधि में। तो 123 का उत्तर हो जाएगा आपका सुनो और बोलो विधि में। सुनो और बोलो विधि में क्या करते हैं? ओरली बोलते हैं। इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि भी कहते हैं। किसी भाषा को हम लोग डायरेक्ट सुनते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई विदेश जाता है तो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, सुन के धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग करना। 124, त्वम रात्रिंदिवम किम करोसि, तुम रात दिन क्या करते हो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें कौन सी विधि लागू होगी? स्वरोच्चार विधि, शब्द पूर्ति विधि, कहानी कथन विधि, अनुवाद विधि। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ किए हैं आप लोग बताइए? तो भाई हम लोग ट्रांसलेट ही तो किए हैं, तो अनुवाद विधि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 देखिए, कक्षा 3 के लिए सर्वाधिक लाभप्रद विधि है, यानी कि प्राइमरी के बच्चे की बात कर रहा है। कौन सी विधि होगा? स्वरोच्चार विधि, शब्द पूर्ति विधि, अनुवाद विधि या चित्र वर्णन विधि। तो 125 का उत्तर क्या? छोटे बच्चों को हम लोग चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे, चित्र वर्णन विधि के माध्यम से, उसके लिए सबसे लाभप्रद होगा। इस प्रकार हमने 125 प्रश्न अभी तक सॉल्व किया है। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? इसके जो
पहले जो प्रश्न है, ये जो आपको मैंने ये बताया था, चैप्टर वाइज प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था, हर एक चैप्टर का विभक्ति वचन हो गया, सर्वनाम संज्ञा सबसे रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे हमने पूरे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं वो हमने यहाँ पे 125 क्वेश्चन बताया है। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट में हम लोग। यही आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है संस्कृत के लिए। तो 6 संयुक्त रूप है। देखिए बार बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर आप ये 2 वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपके मिल जाएंगे। 6 संयुक्त रूप है, क प्लस आधा सौ, क प्लस य, का प्लस सा, क प्लस 100। अभी हमने इस प्रश्न को पहले किया है। तो 6 संयुक्त रूप है किसका? आधा क प्लस 100 का। प्रश्न नंबर देखिए, द्वादश शब्द बोधक है। 10 माने 10, ऐसे 10 हो गया, और 2, 10 प्लस 2 यानी कि 12 का। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। समक्ष, देखिए अभी प्रश्न ये आया था, समक्ष शब्द समास है। कौन सा समास है ये? अव्ययी भाव समास है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा है, देखिए ऊपर जाता है, ये 2022 का प्रश्न पत्र का प्रश्न है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। तो ऊपर निर्गच्छति माने निकलना का होता है, प्रतिगच्छति क्या होगा ही नहीं, उदगच्छति। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ऊपर जाता है के लिए उदगच्छति प्रयोग करते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? धातु, लकार, काल, कर्म। बताइए क्या कहते हैं उसे? हम लोग क्या कहते हैं कि क्रिया यानी कि कोई भी काम का करना या होना किस काल में, यानी कि कौन से समय में, वर्तमान में, भूत में कि भविष्य में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञ संयुक्त रूप है ज प्लस इय, ग प्लस अ, ज प्लस अ, ज्ञ प्लस आ। तो ज्ञ संयुक्त रूप किसका है? आधा ज प्लस इय का है। सेकंड प्रश्न देखिए, प्रियंगुआ शब्द बोधक है। चने का, चावल का, बाजरे का, तिल का। प्रियंगुआ शब्द किसका बोधक है? तो प्रियंगुआ शब्द आपका बताएंगे। चावल का है, नद्यई शब्द रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो नद्यई शब्द रूप क्या हो जाएगा बताएंगे? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 4, पठामी धातु रूप है। गम धातु का, पठ धातु का, वद धातु का, वस धातु का। तो पठामी किसका है? पठ धातु रूप का है ये। अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? अहम पठामि, मोहन गच्छति, महाम फलम आनय, मम सह रामेश गच्छति। तो क्या हो जाएगा? महाम फलम आनय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये 2019 का है। पिपीलिका शब्द, ये 2019 में बहुविकल्पी प्रश्न ये पूछे गए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। तो पिपीलिका का क्या था? पिपीलिका माने चींटी होता है संस्कृत में। प्रश्न नंबर 2, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। तो विंशति माने 20, 20 एकोन यानी कि एक घटा दीजिए यानी कि 19। तो एकोनविंशति माने क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 90 होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है असमान में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। पीबतम, अपीबतम, अपीबत, अपीबम। तो क्या हो जाएगा आपका? पा धातु का याद करना पड़ेगा आपको, लंग लकार, तो अपीबतम होता है। प्रश्न नंबर 5, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष से उसका, तुम्हारा, मैं, वे। थर्ड पर्सन बताना है आपको, तो आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग खुद देंगे। चलिए हमने इस प्रकार लगभग 135 प्रश्न, 125 वो और ये 15 ये 25
और ये 10, 140 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। इससे बाहर प्रश्न संस्कृत में नहीं आएगा। तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। बाकी का आपको कंप्यूटर भी आप लोग पढ़ लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।